नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल पे। दोस्तों एक बार जुड़ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित है दोस्तों, कल आरपीएससी के द्वारा आप लोगों की डेट डिक्लेयर कर दी गई है आपका सब्जेक्ट वाइज दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अब आप लोगों को कड़ी मेहनत की अब जरूरत है। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए टैक्स को सबसे पहले प्राथमिकता दी है कि सबसे पहले टैक्स के बारे में एक बार आपका सबका वापस से रिवीजन करा दूं और आपको टैक्स के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताता रहूं, जिससे आप लोगों की तैयारी गजब तरीके से हो सके मित्रों के आगे। तो सब लोग एक बार जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। सब लोग एक बार, सारे के सारे विद्यार्थी एक बार जुड़ जाइए। ओके, सब लोग कमेंट करके बताइए आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आपको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सुनाई दे रही मेरी आवाज़ दोस्तों? आ जाइए। ओके, देखिए, तो आज की इस कक्षा में दोस्तों आप लोगों को मैं आईटीआर के बारे में बात करूंगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात करूंगा। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न मैंने आपको पढ़ा दी थी, लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ एक बार वापस से आपका रिवीजन ले लूँ, आपका रिवीजन कराना शुरू कर दूँ, तो आप लोगों को आईटीआर के बारे में एग्जाम करो कि मतलब आगे, ठीक है, मतलब आईटीआर के बारे में बात करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में आज अपन बात करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, आईटीआर के बारे में अगर बात करेंगे आज अपन, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में आज अपन बात करने वाले। ओके, इस कक्षा में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारी बातें आपको मैं लिखाऊंगा और सारी बातें आपको समझाऊंगा। ओके, तो सारी बातें आप ढंग से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो ओके, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्न भरने की बात कि ई रिटर्न्स क्या होती है दोस्तों। ई रिटर्न्स क्या होती है दोस्तों? आप जानते हो कि ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ओके, ई फाइलिंग्स की, अगर ई फाइलिंग का मतलब क्या होता है, ई फाइलिंग का मतलब क्या होता है, तो ई फाइलिंग का मतलब आप सीधा सा समझते हो दोस्तों कि जब भी कोई एसएससी या जब भी कोई करदाता जो है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अगर इंटरनेट की सहायता से भरता है, वो ई फाइलिंग कहलाती है। ई फाइलिंग, इकरार बेटा गुड मॉर्निंग। ओके, तो देखो मैंने कहा कि कोई भी करदाता अगर अपनी फाइल को, कोई भी करदाता अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को इंटरनेट की सहायता से अगर भरता है, उसको ई फाइलिंग कहा जाता है। ओके, और एक होता है ई पेमेंट। ओके, ई पेमेंट का मतलब होता है जब भी कोई करदाता जो है मित्रों वो इंटरनेट की सहायता से अपने टैक्स का पेमेंट करता है, उसको ई पेमेंट कहा जाता है। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा कि करदाता जब भी ई पेमेंट करता है तो उसके लिए एक चालान भरता है, वो इलेक्ट्रॉनिक एक चालान भरता है। उस चालान का नाम है चालान नंबर 280। चालान नंबर 280 का प्रयोग करते हुए दोस्तों वो अपना इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन जमा कराता है। इसके लिए चालान नंबर 280 का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों एक तो ई फाइलिंग होता है और एक ई पेमेंट होता है। इस कक्षा को ध्यान से सुनना दोस्तों। इस कक्षा के माध्यम से आज आपको मैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा और उन चीज़ों को आपको अपनी आराम से कॉपी में लिखते रहना। तो मित्रों मैंने कहा ई फाइलिंग, ई फाइलिंग का मतलब बता दिया कि करदाता के द्वारा अपनी आईटीआर को इंटरनेट की सहायता से प्रस्तुत करना। ओके, यानी कंप्यूटर की सहायता, अपन लिख सकते हो यहाँ पर कह सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। किसका? इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से आईटीआर प्रस्तुत करना, आईटीआर प्रस्तुत करना, आईटीआर प्रस्तुत करना। ओके, उसे क्या बोलेंगे? ई फाइलिंग कहा जाता है। ओके मतलब, और जो आपका चालान होता है मतलब अगर ई पेमेंट, जब भी कोई करदाता अगर अपने टैक्स का पेमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करता है तो उसके लिए चालान नंबर होता है 280, वो जमा कराता है। ओके, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं तो यहाँ पर आप ई फाइलिंग की बात करें तो ई फाइलिंग के लिए दोस्तों क्या होता है कि कुछ परिस्थितियाँ होती है कि कौन कौन सी परिस्थितियों के अंतर्गत दोस्तों ई फाइलिंग, ओके, परिस्थितियाँ जो होती है, कौन कौन सी सिचुएशंस होती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर करदाता को अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो इंटरनेट के माध्यम से भरना जरूरी होता है। तो ये जाना कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर एक एसएससी को, एक करदाता को इंटरनेट के माध्यम से या ई फाइलिंग भरना जरूरी होती है। ओके, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको 5 कंडीशन आपको ध्यान रखनी, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 5 स्थितियाँ आपको ध्यान में रखनी है जो आपको। ओके, पहला देखो कि कोई भी करदाता अगर उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर 2013-14 या उसके बाद 5 लाख से अधिक होती है तो दोस्तों उसकी, अगर मैं मतलब उसको इनकम टैक्स ई रिटर्न भरना जरूरी होती है। अगर मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम, ओके, टोटल टैक्सेबल अगर इनकम, अगर टोटल टैक्सेबल इनकम अगर मैं बात करूँ, टोटल टैक्सेबल इनकम अगर बात करें तो अगर मान लो 2000 असेसमेंट टोटल टैक्सेबल इनकम
असेसमेंट ईयर 2013 2014 और आफ्टर, इसके बाद अगर आफ्टर रुपीज अगर मतलब 5 लाख एक्सीड, ओके 5 लाख से अगर एक्सीड कर जाती है, 5 लाख से अगर अधिक होती है, तो उस स्थिति में उसको इंटरनेट के माध्यम से अपनी आईटीआर फिल करना अनिवार्य होती है। किसी भी करदाता की अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 2013-14 के असेसमेंट या उसके बाद के वर्षों में अगर 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से अधिक होती है, तो उसको इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों अपनी आईटीआर को फिल करना अनिवार्य होता है। मैं वापस बोलता हूँ, कोई भी करदाता, कोई भी एसएससी हो सकता है, तो अगर एसएससी की टोटल टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर 2013-14 या उसके बाद अगर 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होती है, तो उसको आईटीआर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अपनी आईटीआर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ओके, दूसरी कंडीशन कि अगर मतलब कोई यदि भारत में निवासी कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ की कोई संपत्ति भारत के बाहर है, मैंने कहा क्या कि यदि अगर मतलब यदि अगर बात दूसरी कंडीशन, यदि भारत में निवासी यानी भारत का वो रेजिडेंट है, यदि भारत में निवासी किसी इंडिविजुअल, ओके भारत में किसी निवासी, ओके किसी निवासी इंडिविजुअल और एंड एचयूएफ, ओके कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एचयूएफ की कोई संपत्ति भारत के बाहर है, संपत्ति भारत के बाहर है, तो उस केस में भी दोस्तों उसको क्या करना पड़ता है मित्रों, इंटरनेट के माध्यम से ही आईटीआर फिल करना अनिवार्य होती है। ये मैंडेटरी होती है दोस्तों, उसको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही फिल करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यदि भारत में कोई निवासी है, अगर भारत में निवासी किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ की कोई संपत्ति अगर मित्रों बाहर है, ओके भारत से बाहर कोई संपत्ति भारत के बाहर है, तो उस केस में दोस्तों उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दोस्तों रिटर्न्स भरना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी माना जाता है। ओके, तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो सभी कंपनी करदाताओं के लिए, ओके सभी कंपनी करदाताओं के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्न भरना अनिवार्य होती है। सभी कंपनी, कोई भी कंपनी है, कंपनी करदाताओं के लिए भी दोस्तों इनकम टैक्स की जो आईटीआर है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना अनिवार्य मानी जाती है। ओके, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता। ओके, आगे फिर मैं लिख दो किसी भी करदाता को आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 44 AB के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक हो, जहां पर अंकेक्षण कराना आवश्यक है दोस्तों। अंकेक्षण जहां पर, मैं लिख दो जहां पर आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट, जहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 44 AB के तहत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य, ऑडिटिंग कराना, अंकेक्षण करवाना अनिवार्य हो, तो उस केस में भी दोस्तों अनिवार्य, वहां पर भी दोस्तों क्या होता है, आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो इंटरनेट की सहायता से ही भरना अनिवार्य होगी मित्रों के। आगे फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका एक पॉइंट आता है दोस्तों, अगर मान ट्रस्ट कर, ओके सभी ट्रस्ट, ओके मित्रों सभी ट्रस्ट करदाता, जो ट्रस्ट करदाता होते हैं मित्रों, जो ट्रस्ट करदाता, ओके सभी ट्रस्ट करदाता, ओके सभी ट्रस्ट करदाताओं के लिए भी दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न जो होती है वो इंटरनेट के माध्यम से भरना अनिवार्य होती है। ये कुछ कंडीशंस है जो मैंने आपके सामने साझा की। देखो मित्रों, मैंने क्या कहा कि कोई भी करदाता अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इंटरनेट के माध्यम से भरता है वो ई फाइलिंग कहलाती है, और अपने टैक्स का पेमेंट भी अगर इंटरनेट के माध्यम से ही करता है वो ई पेमेंट करता है, और ई पेमेंट के लिए उसको चालान नंबर 280 का प्रयोग करना होता है। मैंने आपके सामने 5 ऐसी कंडीशंस बताई है जिसके आधार पर ये कहा गया कि इन सभी करदाताओं को या इन सभी परिस्थितियों में इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है वो आपको ई फाइलिंग के तौर पर ही जमा करानी होती है। सबसे पहले अगर उसकी टैक्सेबल इनकम दोस्तों, अगर करदाता की टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर 2013-14 या उसके बाद 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होती है तो उसको अनिवार्य रूप से ई फाइलिंग करना अनिवार्य होती है। यदि भारत में किसी निवासी किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ की कोई संपत्ति अगर भारत के बाहर है
तो उस केस में भी दोस्तों उसको इंटरनेट के माध्यम से ही ई फाइलिंग करना अनिवार्य होती है। सभी कंपनी करदाताओं के लिए दोस्तों क्या होते हैं, ई फाइलिंग करना अनिवार्य होती है। जहां पर आईटी एक्ट 1961 की धारा 44 AB के तहत अगर ऑडिटिंग कराना अनिवार्य होती है, कोई भी करदाता जिसको ऑडिटिंग कराना अनिवार्य होती है उसको भी अपनी रिटर्न जो है तो ई फाइलिंग के तौर पर जमा करानी होती है। और सभी जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट मतलब जो धारा, अगर मतलब जो ट्रस्ट का मतलब जो धारा 11 कम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के अंतर्गत दोस्तों जिनके ऊपर दोस्तों कोई एग्जम्पशन होती है, टैक्स की एग्जम्पशन होती है, उनको भी अपनी रिटर्न जो है मित्रों वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही जमा करवाना अनिवार्य होती है। बताइए मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ गई तो मैंने आपको वापस देखो तो आज अपन इनकम टैक्स रिटर्न्स के टॉपिक्स को आगे समझा दोगे आगे, ठीक है। मैंने कहा कि अगर टोटल टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स लगेगा अगर 2013-14 या उसके बाद 5 लाख रुपए या उससे अधिक होती है तो उसको ई फाइलिंग के रूप में इंटरनेट अगर जमा कराना अनिवार्य, अर्थात उसको मैंडेटरी है कि उसको इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी रिटर्न जमा करानी होगी। वो ऐसे फिजिकल यानी कहा था ना भौतिक रूप में अपनी रिटर्न जमा नहीं करा सकता। कोई भी करदाता जिसकी टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर 2013-14 या उसके बाद अगर 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होती है तो ये उसकी मैंडेटरी है कि उसको इंटरनेट के माध्यम से ही रिटर्न जमा करानी होगी। ओके, फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि कोई भी निवासी भारत का करदाता या इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी भारत के बाहर अगर कोई संपत्ति है उसके लिए भी मैंडेटरी है कि उसको इंटरनेट के माध्यम से ही जमा कराना होगा। कंपनी करदाताओं के लिए भी दोस्तों मैंडेटरी है और जहां पर धारा 44 AB के तहत ऑडिट कराना अनिवार्य होते हैं। ठीक है आगे, ओके मतलब क्लियर? अभी तक ही 5 लाख, हाँ बिल्कुल ओके क्लियर, समझेगा सभी को आप लोगों को। अब बात करते हैं आगे। अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट आपका रहता है कि इसके लिए एक तो पॉइंट हो गया ये, ओके। अब आता है दोस्तों नोट्स अच्छे से बना लेना दोस्तों ये, क्योंकि अब इनकम टैक्स का या मैं धीरे धीरे खत्म करूँगा इनकम टैक्स को 2-4 दिन में। मैंने कहा ना 25 क्लास होगी लेकिन 15 अगस्त तक आपके इनकम टैक्स का मैं पॉइंट बता दूंगा आपको, एक एक पॉइंट। फॉर्म यूज फॉर ई फाइलिंग। अब भाई साहब फॉर्म यूज फॉर ई फाइलिंग की अगर बात करो कि ई फाइलिंग के लिए कौन कौन से फॉर्म का यूज किया जाता है, ई फाइलिंग के लिए कौन कौन से फॉर्म यूज में लिए जाते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ई फाइलिंग के लिए कौन कौन से फॉर्म यूज में लिए जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आपको अगर सर पॉलिटिकल पार्टी इनकम, हाँ बिल्कुल 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 आगे। अब देखो यहाँ पर इसके लिए एक तो होता है ITR, अब मैं एक होता है ITR, ओके ITR, ये एक बार गलत हो गया, यहाँ लिख दो ITR1 जिसको अपन सहज कहते हैं, क्या कहते हैं, सहज कहते हैं। एक तो होता है ITR1, फॉर्म नंबर होता है ITR1 कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो ITR1 ओके। अब देखो ITR1 क्या होता है, इस फॉर्म का प्रयोग जो होता है वेतनभोगी कर्मचारी करते। देखो मैं पूरी लाइन लिख देता हूं कि इस फॉर्म का प्रयोग यानी ITR1 का प्रयोग वेतनभोगी कर्मचारी करते हैं। इस फॉर्म का प्रयोग वेतनभोगी कर्मचारी करते हैं। ओके, इस फॉर्म का प्रयोग वेतनभोगी कर्मचारी करते हैं बशर्ते, लेकिन शर्त क्या है, तो बशर्ते उनकी यानी वेतनभोगी कर्मचारियों की बैंक ब्याज, ओके मतलब बैंक ब्याज, ओके मतलब। तो मित्रों मैंने यहाँ पर कहा और समझा कि इस फॉर्म का प्रयोग जो वेतनभोगी कर्मचारी करते हैं बशर्ते उनकी बैंक ब्याज एक मकान की आय या स्वयं निवास हेतु प्रयुक्त मकान की या स्वयं निवास हेतु प्रयुक्त मकान की ऋणात्मक आय, कौन सी आय मित्रों, ऋणात्मक आय, ओके। एवं अन्य साधनों से आय, ओके। ये धारणा, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस असेसी को, उस करदाता को ITR1 के तहत अपनी रिटर्न जमा करानी पड़ती ई फाइलिंग के तौर पर। मैंने क्या कहा तो
कि ITR 1 जो है इस फॉर्म का प्रयोग जो है वो वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा होता है। बस शर्त क्या है मित्रों कि उनकी बैंक ब्याज और उनकी एक मकान की आय या स्वयं निवास हेतु प्रयुक्त मकान की ऋणात्मक आय एवं अन्य साधनों से आय ना हो। ओके मतलब अन्य साधनों से आय के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई अन्य आय ना हो। अब अन्य आय ना हो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, यही हो इसका मतलब। भाई इसका मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन की इनकम को छोड़कर, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन की इनकम को छोड़कर सैलरी की इनकम, ओके, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम जो होती है, अगर वो किसी की होती है तो उसको ITR 1 के तहत दोस्तों अपना रिटर्न जमा करानी पड़ती है। यही हुआ इसका मतलब। अगर मित्रों यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी करदाता को सैलरी से इनकम मिलती है लेकिन उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उसकी कैपिटल गेन से कोई इनकम नहीं है, तो उसको ITR 1 के तहत अपनी रिटर्न जमा करवाना अनिवार्य होती है। मेरी बात समझ आप लोगों को, मैंने यही कहा दोस्तों। अगर बात करें मैंने कहा कि इस फॉर्म का प्रयोग वेतनभोगी कर्मचारी करते हैं, लेकिन शर्त है कि उनकी बैंक ब्याज, एक मकान संपत्ति से आय या स्वयं के निवास हेतु मकान की ऋणात्मक आय या अन्य साधनों से आय के अलावा उसकी अन्य कोई इनकम नहीं हो। यहाँ पर अन्य कोई इनकम नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया उनकी कैपिटल गेन से और उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए मित्रों। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों की बात यहाँ पर आ जाएगी। ओके मित्रों आगे फिर मैं आपकी बात करूँ तो अब ITR नंबर 2 अब आता है वैसा ITR नंबर 2 अब आता है ITR नंबर 2। अब ITR नंबर 2 कौन से करदाता के लिए काम में लिया जाता है, ITR 2 है जो वो कौन से करदाता के लिए काम में लिया जाता है। ओके तो इसको भी आप समझ लो कि ITR जो आगे आगे तो एग्जम्प्टेड इनकम 50,000 से ज़्यादा है। अरे एक बार तुम जाओ, तुम क्यों फालतू कमेंट कर जाओ, मैं जो लिखा हूँ पहले उस पर ध्यान दो ना। आप लोग जबरदस्त इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आप इनकम टैक्स में छोटे छोटे पता कितने अमेंडमेंट होते हैं। इनकम टैक्स में अगर अमेंडमेंट अगर पढ़ने लग जाए ना, पता लगा आप लोग 6 महीने तक इनकम टैक्स से पढ़ते रहेंगे। जो एग्जाम्स के हिसाब से मैं आपको सारा लिखा रहा हूँ, फालतू परेशान हो बिना बोले। आगे अब सुनिए, अब ITR 2 किसके लिए जरूरी थी, तो मैंने कि जो मैंने आपको ऊपर लिखा है कि उपरोक्त के अलावा अगर कोई अन्य इंडिविजुअल और HUF जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो भाई साहब किसकी इनकम। अब देखो तो यहां से अब कंक्लूजन क्या निकला, मैंने क्या लिखा कि देखो इस लाइन को मैं ऐसे लिखूंगा, उपरोक्त के अतिरिक्त, यानी जो आपने ऊपर पढ़ा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य इंडिविजुअल। अब इनके अलावा अन्य कोई इंडिविजुअल एवं HUF जिनकी व्यवसाय ओके बताओ, जिनकी व्यवसाय एवं पैसे से बिजनेस एंड प्रोफेशन से आय ना हो। अब देखो इसका इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का कोई मतलब बता सकता है तो हाँ बिल्कुल, तो इंडिविजुअल HUF जिनकी कोई बिजनेस इनकम ना हो, बिल्कुल। लेकिन अब इसका मतलब समझ सकते हो क्या, तो यहां पर इस लाइन का मतलब केवल और केवल ऐसा है मित्रों कि ITR 2 है मित्रों, वो उन सभी इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए होती है जिनको दोस्तों किससे इनकम होती हो, कैपिटल गेन से इनकम होती हो। यही हुआ इसका मतलब, अगर कैपिटल गेन से इनकम होती है तो उनके लिए ITR 2 कंपलसरी होता है। यही हुआ मित्रों। भाई देखो उपरोक्त के अलावा, तो उपरोक्त में आपकी सैलरी इनकम आ गई, आपकी मकान की इनकम आ गई, आपकी अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को छोड़ रहा है, तो बची कौन सी, कैपिटल गेन की कोई इनकम अगर उनको हो रही है तो उसके लिए ITR 2 भरना पड़ता है। उसके लिए ITR 2 भरना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ओके तो उसके लिए ITR नंबर 2 को फुलफिल करना पड़ता है। ओके मित्रों समझ आ रहा है दोस्तों। अभी आपको मैं दोस्तों सारे फॉर्म बताऊंगा कि ई फाइलिंग के लिए कौन कौन से फॉर्म का यूज होता है तो मैंने कहा कि ITR 2 जो होती है वो उन सभी इंडिविजुअल तथा HUF के लिए होते हैं जिनकी कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं होती। ओके अर्थात उनकी कैपिटल गेन से अगर इनकम होती है तो उनके लिए ITR 2 फॉर्म फिल किया जाता है, अर्थात उनको ITR इनकम टैक्स रिटर्न। ओके आगे तो इस आधार पर कहते हैं इनकम टैक्स की बात अपन करेंगे। त्रिशा मेहता मैं इनकम टैक्स से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन से अच्छा है कि ये मैटर आप लोग पढ़ो, ठीक है। अगर बंद कर दिया क्या, बंद नहीं किया वो भी चलेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन के अलावा दोस्तों क्वेश्चन से अच्छा है कि आप इनके प्रोविजंस याद करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके तो मैं आपको अभी प्रोविजन कराऊंगा 2-3 दिन तक, क्योंकि ये समझ लो क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन ही समझ लो, ये क्वेश्चन ही चल रहा है आपके।
तो ITR2 जो होती है मित्रों, ITR2 वो होती है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एचओ जिनके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम ना हो, अर्थात दोस्तों उनकी इनकम किससे हो, कैपिटल गेन से इनकम हो, तो उनके लिए ITR2 भरना कंपल्सरी होता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों ITR3 की ओर। ओके, ITR3 की ओर बात करें तो ITR3 को लेकर अपन देखें कि ITR3 किसके लिए काम में ली जाती है। ITR3 जो होती है, ITR जो है ना तो इनकम टैक्स, अगर बात करें इनकम टैक्स रिटर्न 3, तो ITR3 जो है वो कौन से व्यक्तियों को ITR3 के तहत अपनी रिटर्न भरना कंपल्सरी होती है। अब बताओ यहां पर बात करें तो देखो ITR3, अब मैं कहूँ बताऊँ कि ये इंडिविजुअल एचयूएफ दोस्तों करदाता जो किसी साझेदारी संस्था में साझेदार है परंतु एकल व्यापारी के रूप में उनकी किसी व्यवसाय का संचालन नहीं कर रहे। तो मैंने क्या लिखो, ITR3 होती है मित्रों वे इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ करदाता, एचयूएफ वे इंडिविजुअल जो एचयूएफ जो किसी साझेदारी संस्था में साझेदार है, परंतु एकल व्यापारी के रूप में किसी व्यवसाय का संचालन नहीं कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो मैंने कहा ITR3 रहती है तो उन सभी इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाताओं के लिए जो किसी साझेदारी संस्था में पार्टनर है। ओके, जो किसी भी साझेदारी संस्था में पार्टनर है लेकिन उनका किसी का अपना कोई बिजनेस नहीं है, तो उनके लिए ITR3 फॉर्म फिल करना अनिवार्य होती है। मैंने कहा दोस्तों कि वे इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता जो किसी साझेदारी संस्था में साझेदार है परंतु एकल व्यापारी के रूप में किसी व्यवसाय का अगर वो संचालन नहीं कर रहे हैं तो उनको ITR3 के तहत फॉर्म भरना कंपल्सरी होता है मित्रों के। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। फिर बात करेंगे ITR3 की, ITR4 की बात करें कि ITR4 जो रहता है वो क्या रहेगा। ITR4 के बारे में अपन बात करने वाले ITR फॉर्म्स के बारे में। अब ITR फॉर्म्स क्या होता है तो सीधी सी बात है मित्रों, वे अगर मान लो ITR फॉर्म की ITR4 की मैं बात करूं तो आप लोग कमेंट बंद करके इनको याद करो ना। वे इंडिविजुअल या एचयूएफ करदाता जो एकल व्यापारी के रूप में किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन से आय या इनकम प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो मित्रों मैंने क्या किया, वे इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता जो एकल व्यापारी के रूप में किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ITR4 फिल करना अनिवार्य होती है। ओके, तो वे इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता जो एकल व्यापारी के रूप में किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम, अर्थात ये समझ लो दोस्तों आगे, ठीक है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम मिलती है उसके लिए कौन सा फॉर्म होगा, ITR3 हो। ये समझ लो सैलरी के लिए ITR1 हो गया, बिजनेस एंड सैलरी के लिए ITR1 हो गया, हाउस प्रॉपर्टी के लिए ITR1 हो गया, कैपिटल गेन के लिए ITR2 हो गया, कैपिटल बिजनेस प्रॉपर्टी का ITR4 हो गया, और ITR3 जो होता है जिनका कोई भी एच जो साझेदारों के लिए होता है। ओके, फिर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों के सामने ITR5। अब बात करते हैं ITR4। अच्छा, ITR4S, अब ये ITR4S ये भी एक फॉर्म है दोस्तों। ये किसके लिए फिलफिल करना होता है ये भी देख लो कि ये कौन से करदाताओं के लिए फिलफिल करना अनिवार्य होता है। ITR4S की बात है तो मित्रों मैं क्या लिखूं कि वे इंडिविजुअल, मैंने कहा कि वे इंडिविजुअल या एचयूएफ करदाता जो परिकल्पित आय, वे इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता जो परिकल्पित आय प्राप्त कर रहे हैं,
जो परिकल्पित आय प्राप्त कर रहे हैं। ओके मित्रों, यहाँ तक बात। तो मित्रों मैंने कहा कि वे इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता जो परिकल्पित आय को प्राप्त करें, मतलब परिकल्पित आय को प्राप्त करें, उनके लिए आय, परिकल्पित आय मतलब मानी गई आय, जो डीम्ड इनकम को प्राप्त करें, जो एक्चुअल में उनकी डीम्ड इनकम होती है, उसके लिए आईटीआर जो होता है जो 4S का प्रयोग किया जाता है। ओके मित्रों, आगे फिर मैं आपके सामने रखूँ ITR 5। ITR 5 जो होती है तो ITR, ओके बिल्कुल दोस्तों, इसको सुगम भी कहा जाता है, इसको सुगम भी कहते हैं, ये सुगम भी होता है मित्रों। ओके अब चलते हैं तो ITR 5। अब ये ITR 5 जो होता है ये क्या होता है मित्रों? ITR 5 तो मैं कह ये अगर होता है कोई भी फर्म, अगर कोई फर्म है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है मित्रों, या कोई भी LLP संस्था है, इन सब के लिए ITR 5 के तहत रिटर्न भरना कंपलसरी होती है। ओके मित्रों, आगे इन सभी के लिए ITR 5 के अंतर्गत रिटर्न भरना क्या होती है मित्रों? कंपलसरी मानी जाती है मित्रों के। आगे क्लियर मित्रों आता है। तो ITR 5 जो होती है वो फर्म के लिए, AOP के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या LLP संस्थानों के लिए दोस्तों ITR 5 के रूप में फॉर्म भरना कंपलसरी होता है दोस्तों। ठीक है आगे। ओके मित्रों आगे तो मैं बात करता हूँ मित्रों, अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। तो ITR 5 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों ITR 6। ITR 6 की बात है, ITR 6 की बात है, ITR 6 की बात आती है, ITR 6 तो अपन कहते हैं ऑल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज होती है उन कंपनीज के लिए दोस्तों कौन सा फॉर्म फिल करना होता है? ITR 6 होता है सभी प्रकार की कंपनीज है, यानी वे सभी कंपनियां, यानी सभी कंपनियां ओके, जिसमें धारा 11 के अंतर्गत जो कंपनी आती है ट्रस्ट और धार्मिक और पुण्यार्थ संस्थानों को छोड़कर, मतलब धार्मिक व पुण्यार्थ संस्थानों को छोड़कर, धार्मिक व पुण्यार्थ संस्थानों को छोड़कर, पुण्यार्थ संस्थानों ट्रस्टों को छोड़कर सभी प्रकार की कंपनी को ITR 6 के तहत दोस्तों अपनी रिटर्न भरना कंपलसरी होती है। अपनी रिटर्न्स भरना क्या होती है? कंपलसरी होती है। फिर मैं बात करूँ लास्ट रिटर्न होती है ITR 7। ITR 7 जो होती है वो किन के लिए होती है? ITR 7 जो होती है मित्रों वो क्या होती है? ये प्रावधान जो होता है मित्रों ये राजनीतिक पार्टी, विशेष संस्थान या विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है मित्रों, या दोस्तों कोई विशेष संस्थान है, कोई स्पेशल संस्थान है, या कोई विश्वविद्यालय है, इन सब के लिए ITR 7 के तहत दोस्तों क्या होता है? फॉर्म भरना कंपल्सरी होता है आदि। इनके लिए ITR 7 के तहत रिटर्न जमा कराना कंपल्सरी होती है। बताइए मित्रों सारी बातें समझ आएगी आप लोग? तो इसका मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों आप लोगों को? फॉर्म यूज फॉर ई फाइलिंग, कि ई फाइलिंग के लिए कौन कौन से, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कौन कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दोस्तों ई फाइलिंग के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कौन कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए मैंने ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के सारे प्रोविजंस आपको बता दिए। ITR 1 जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होती है, जिसके दोस्तों जिनमें उनकी कैपिटल गेन की इनकम और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम ना हो। ITR 2 जनरली कैपिटल गेन की इनकम्स के लिए शामिल होती है। ITR 3 जो होती है वो साझेदारों के लिए शामिल होती है। ITR 4 बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के लिए शामिल होती है। ITR 5 फ्रॉम AOP BYL LLP के लिए होती है। ITR 6 कंपनीज के लिए होती है। और ITR 7 जो होती है वो राजनीतिक पार्टी, विशेष संस्थान या विश्वविद्यालयों के संबंध में होती है। बताइए तो ये सारे के सारे फॉर्म आपको याद हो जाएंगे। इसका मतलब सीधा सा मेरे लाडलो यहाँ पर सीधा सा मतलब यहाँ पर है कि आपको बताया यहाँ पर, तो आप लोगों को ITR जो है 1 से लेकर ITR 7 तक के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, अरे ओके ना, यस या नो? आगे अब मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों अगला बिंदु। देखो सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को कि ई फाइलिंग क्या होती है, ई पेमेंट क्या होता है, ई फाइलिंग की कौन कौन सी परिस्थितियां होती है। फिर आता है दोस्तों ई फाइलिंग के केस में कौन कौन से फॉर्म का प्रयोग करता है, यानी कौन कौन से फॉर्म का अपन प्रयोग करते हैं, कौन कौन फॉर्म का यूज करते हैं। अब आपके सामने मैं रखता हूँ टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग। टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग की ई फाइलिंग के क्या टाइप्स है, कितने प्रकार की होती है ई फाइलिंग। तो ई फाइलिंग को 2 भागों में बांटा जाता है। ओके, ई फाइलिंग को दोस्तों कितने भाग? 2 भागों में अपन बांटते हैं, मतलब ई फाइलिंग को अपन 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ओके, ई फाइलिंग को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 प्रकार की ई फाइलिंग अपनी होती है। ओके, ई फाइलिंग को अपन 2 कैटेगरी में बांट कर चलते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है। ओके, आगे देखो कैसे कैसे होती है। एक होती है दोस्तों आप लोगों की डिजिटल
डिजिटल हस्ताक्षर से ई फाइलिंग, डिजिटल हस्ताक्षर से ई फाइलिंग, ओके। और एक होती है आपकी डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना ई फाइलिंग, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना ई फाइलिंग, ओके। ये दो प्रकार की फाइलिंग होती है। तो एक तो है डिजिटल हस्ताक्षर से ई फाइलिंग होती है और एक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना ई फाइलिंग होती है। तो मित्रों यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर डिजिटल हस्ताक्षर में इस ई फाइलिंग के द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करते समय किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। डिजिटल हस्ताक्षर यानी नो कार्रवाई, अदर अन्य कोई कार्रवाई नहीं, इसके लिए अन्य कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। इसमें आपको फाइल भरते समय अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आपको अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। मतलब आगे, और इसमें डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत होने चाहिए, ओके। हस्ताक्षर जो रजिस्टर होने चाहिए, ध्यान, हस्ताक्षर जो है मतलब वो क्या होना चाहिए, आपके हस्ताक्षर जो रजिस्टर होने चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ओके। यानी जब तक आपके डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर नहीं होंगे आप लोग दोस्तों ये फाइलिंग आप नहीं कर सकते मित्रों के आगे। और एक बात ना, सीए की आवश्यकता है, सीए की जरूरत, बिना सीए की अनुमति, मतलब सीए की आवश्यकता होती है, चार्टेड अकाउंटेंट ही आपकी दोस्तों आवश्यकता है, ये ध्यान रखना, ओके। तो डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें, लेकिन अगर डिजिटल हस्ताक्षर के बिना अगर अपन बात करते हैं तो इस दशा में ई फाइलिंग भरने के पश्चात, ओके, एक सत्यापन फॉर्म का प्रिंट कंप्यूटर से निकाला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, ई फाइलिंग, आपने ई फाइलिंग तो कर दी है, ई फाइलिंग करने के पश्चात, कि आपने दोस्तों ई फाइलिंग करने के पश्चात, ओके, मतलब आपने इंटरनेट के माध्यम से रिटर्न तो भर दिया है। ई फाइलिंग करने के पश्चात दोस्तों एक फॉर्म, मतलब फॉर्म ITR 5, ये 5 है ऐसा, ITR फॉर्म, ओके, ITR फॉर्म जो होता है, ITR फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यानी ये काम होना भी दोस्तों, क्योंकि इसी में सिग्नेचर होता है। ITR देखो, आपने क्या होता है कि ई फाइलिंग आपने कर दी, मतलब आपने इंटरनेट के माध्यम से रिटर्न आपने जमा करा दी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका एक प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। और इस प्रिंट आउट में क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, करदाता इस फॉर्म पर दोस्तों क्या होता है, एक नीले पेन से, कौन से पेन से, नीले पेन से हस्ताक्षर करेगा, नीले पेन से, हाँ ये भी बोलते हैं ब्लू पेन से हस्ताक्षर करके दोस्तों उसको साधारण या स्पीड पोस्ट भेज देगा, उसको स्पीड पोस्ट बेंगलोर भेजेगा, कहाँ पर, बेंगलोर, ओके, बेंगलुरु भेजेगा, बेंगलुरु भेजेगा विद इन 120 डेज में, 120 दिन में उसको बेंगलोर ऑफिस में भेजना अनिवार्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यानी ओके बता के, तो स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट होना चाहिए, कोई प्राइवेट कोरियर नहीं होना चाहिए। तो मित्रों मैंने क्या किया कि टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग का मतलब होता है कि टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग होता है जिसमें एक तो था डिजिटल हस्ताक्षर से ई फाइलिंग करना और एक था डिजिटल हस्ताक्षर के बिना ई फाइलिंग करना। मित्रों देखो मित्रों, आज जो आपको मैं जितना भी आपको लिखा रहा हूँ ना, इसको आप लोग एक अच्छी राइटिंग में आप लोग लिखते रहना दोस्तों, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट मेरे को निकाल के देना, ओके। उसका प्रिंट आउट मेरे को निकाल, नहीं बेटा 5 ये आएगा, ये रोमन्स वाली ये संख्या, ये 5, वो 5 नहीं, ये आएगा। जिसकी भी राइटिंग अच्छी हो आज के इस नोट्स को अच्छी तरह लिखना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको इस टॉपिक, अब मैं इनकम टैक्स को धीरे धीरे अब खत्म करने की ओर जा रहा हूँ। तो जिसने भी आज इस कॉपी, जो भी आज क्लास देखेगा, मेरे को अच्छी राइटिंग में दोस्तों, जिनकी राइटिंग बहुत बेस्ट है, वो मेरे को इसका PDF बना कर व्हाट्सअप कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं ये शानदार नोट्स आपको बनाने वाला हूँ आज, ओके। तो देखो मित्रों मैंने क्या कहा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास PDF का कोई सिस्टम नहीं था, बस पढ़ा अच्छा दूंगा। तो इसमें कहते हैं कि ई फाइलिंग करने के बाद ITR 5 का फॉर्म भरकर उसको देखो ITR 5 नाम का जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालेगा, उस प्रिंट आउट को निकालेगा, उसको भरेगा और उस पर दोस्तों नीले पेन से हस्ताक्षर करके 120 दिन में बेंगलोर ऑफिस भेज देगा। बेंगलोर ऑफिस है, वहाँ पर इसको सेंड कर दिया जाएगा, यानी बेंगलोर ऑफिस भेज दिया जाएगा 120 दिनों के अंदर। बताइए मतलब ये टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक की प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ आ रही सारी बातें दोस्तों, ओके। ई फाइलिंग क्या होती है, ई पेमेंट क्या होता है, ई फाइलिंग करते समय ई फाइलिंग की आवश्यकता कौन कौन सी परिस्थितियों में पड़ती है, और उसके बाद ई फाइलिंग के लिए कौन कौन से मतलब
ई फाइलिंग के अंदर कौन कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ई फाइलिंग कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होता है, एक होता है डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई फाइलिंग और एक होता है डिजिटल हस्ताक्षर के बिना। क्योंकि सीधी सी बात है, जब डिजिटल हस्ताक्षर कर दिया तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसकी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत ही नहीं है मित्रों। बस ध्यान रखना कि वो हस्ताक्षर आपका रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ मित्रों डिजिटल हस्ताक्षर के बिना अगर आप रिटर्न भर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, आपको रिटर्न भरते समय एक फॉर्म को प्रिंट ITR 5 नाम का एक फॉर्म है जो उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। उस प्रिंट आउट पर नीले पेन से हस्ताक्षर करके उसको 120 दिन के अंदर बेंगलोर भेजना अनिवार्य होगा। यहां तक समझ में आ गया तो यस कर दो मित्रों। अब आ जाओ, फिर आपकी एक छोटी सी स्टेप बनती है, छोटी तो नहीं बड़ी। अब आता है तो क्योंकि पिछली बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आ गया था, स्टेप 2 फाइल ITR ऑनलाइन कि ऑनलाइन ITR भरने की क्या स्टेप होती है, कौन कौन सी स्टेप होती है। मैं आपके इसके कुछ स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों। इनकम टैक्स की बात ओके, ITR फाइल की बात करें, ITR की बात करके कि स्टेप 2 ITR रिटर्न फाइल ऑनलाइन ओके, कौन कौन सी स्टेप होती है वो बता दो। सुनिए, सबसे पहली होती है स्टेप नंबर 1। अब तुम यस तो करते लेकिन मेरे को भेजते नहीं कोई भी आगे। स्टेप नंबर 1 देखो, अब ये 5-7 दिन की जो क्लास है ना, इसकी पूरी PDF मेरे को चाहिए क्योंकि मैं आपको अब इनकम टैक्स खत्म करने के कगार पर हूँ और इससे गजब आप लोगों को अब कहीं मिलेगी नहीं। ITR स्टेप 1 पहला क्या होता है, अपना ई खाता बनवाना पड़ता है। सबसे पहला काम अपना, यानी अपना मतलब करदाता का अपना ई खाता, अपना ई फाइल खाता बनाना होता है। सबसे पहला अपना ई फाइल खाता बनाना होता है ओके। इसके लिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक साइट है, उस साइट का नाम क्या है, तो उस साइट का नाम है आपका हाइपर टैक्स मार्क आ जाएगा आपका ओके, // आ जाएगा इनकम टैक्स। इस साइट का नाम है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। ये साइट है जहां पर अपना ई फाइल खाता बनाना अनिवार्य होता है। यानी कोई भी करदाता अगर वो इनकम टैक्स की रिटर्न अगर ऑनलाइन जमा करा रहा है, तो सबसे पहले उस करदाता को इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in इस साइट पर जाकर अपना ई फाइल खाता जनरेट करना पड़ता है। आगे क्लियर, ये तो होगी पहली स्टेप कि सबसे पहले भाई साहब अगर रिटर्न जमा करा रहे हो तो रिटर्न जमा कराते समय सबसे पहले आपको इस साइट पर जाकर अपना एक ई फाइल खाता बनाना पड़ेगा। चलो बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब चलते स्टेप नंबर 2। अब इस आता फिर आता है तो फॉर्म नंबर, एक फॉर्म होता है फॉर्म 26AS डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करें ओके, ये दूसरा काम था कि सब फॉर्म नंबर 26AS है वो आपको डाउनलोड करना होता है ओके। यानी आप कंप्यूटर पर जो स्क्रीन देखते हो उसके ऊपर दोस्तों आप लोग लेफ्ट हैंड पर दोस्तों क्लिक करने पर एक मेनू आता है जहां पर फॉर्म नंबर 26AS आपको डाउनलोड करना पड़ता है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ओके। आगे ओके बताओ, फिर उसके बाद ये आपने डाउनलोड कर लिया बताओ। अब डाउनलोड करने के बाद स्टेप नंबर 3 होती है। स्टेप नंबर 3 जो होती है वो क्या होती है, मतलब ये होती है आयकर फॉर्म डाउनलोड करें। आयकर फॉर्म डाउनलोड करें ओके। आयकर फॉर्म क्या करें, डाउनलोड करें। कौन से, जो आपको मैंने बताए थे ITR 1 से लेकर ITR 7 तक, ये जितने जो भी फॉर्म है जिस भी आप दायरे में आते हो, कौन सा आप रिटर्न भरते हो, तो ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के जो भी फॉर्म है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ओके। यानी गो टू डाउनलोड और डाउनलोड फॉर्म आप पर कर सकते हो ओके। आगे फिर चौथी स्टेप में क्या करना पड़ता है भाई, रिटर्न। अब ये बताओ मैं क्यों बता रहा हूँ, पिछली बार एग्जाम में इन स्टेप में से एक क्वेश्चन आया था, 3-4 पॉइंट दे दिया था, पूछा था बताओ इनको क्रम से बताओ, तो आपको मैं सारी स्टेप उसके बाद आता है। तो आपका चौथा काम होता है कि कर प्रतिवेदन, टैक्स रिटर्न के फॉर्म में
कर प्रतिवेदन के फॉर्म में सूचना भरे कि जो भी वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो इंफॉर्मेशन आप लोग भर दें। जैसे मान लो आपका करदाता का नाम है, पैन कार्ड है, जन्म तथा फलाना डीक वगैरह सारी बातें जो भी इनकम टैक्स है वो सारा जो वो फॉर्म में पूछ रहा है वो सारी फॉर्म आप उसमें भर डालो। आगे 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 फिर आता है दोस्तों स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जो लगती है वो आती है मित्रों, आप लोग स्टेप नंबर 5 आती है वो आती है सूचनाओं की वैधता को प्रमाणित करें। सूचनाओं की वैधता जो वैलिड सूचनाओं की वैधता को प्रमाणित करें। सूचनाओं की वैधता को क्या करें, प्रमाणित करें कि जो भी आपने यानी समस्त सूचनाएं भरने के बाद वैलिडिटी बटन पर क्लिक करके सूचनाओं को प्रमाणित करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस इनकम टैक्स रिटर्न में भरी है वो गलत तो नहीं है कहीं, क्योंकि आपको ओके मतलब पर यदि सूचनाओं में विरोधाभास है तो कंप्यूटर को इस संबंध में जानकारी दे और उसे ठीक कर ले, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने पर दिक्कत हो जाती है तो आप लोगों को उसको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए, यानी जो भी वैलिडिटी उसको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। ये बात आगे बताओ। आगे फिर आता है दोस्तों स्टेप नंबर 6। ओके, स्टेप नंबर 6 आ रहा समझ दोस्तों आज आप लोगों को। स्टेप नंबर 6 क्वेश्चनों से अच्छा है दोस्तों आप लोगों को प्रोविजंस डेली बता रहा, आपको मैं डेली एक एक टॉपिक के सारे प्रोविजन लिखा दूंगा दोस्तों, जिससे आपका सारे झंझट ही खत्म। फिर आता है कर की गणना करें, टैक्स की गणना करें। फिर आपको टैक्स की गणना करनी है कि जो भी टैक्स आपका बन रहा है वो टैक्स आप लोग कैलकुलेट कर दोगे। आगे आगे टैक्स की गणना करें दोस्तों। क्या मतलब टैक्स की गणना करने के बाद स्टेप नंबर 7 आती है आपकी कर का भुगतान कर दें। तो क्या आगे कर का भुगतान करें, उसका कर का वहीं पर पेमेंट कर दे चालान नंबर 280 के आधार पर कर का भुगतान करें। कर का भुगतान करने के लिए वहाँ पर एक चालान होता है, चालान आपका था चालान 280 के तहत, चालान 280 के तहत उसका क्या कर दे, पेमेंट कर दे। टैक्स का जो भी पेमेंट बन रहा है वो पेमेंट वहाँ पर कर दे। ओके बोला। आगे आगे उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आगे आता है दोस्तों, उसके बाद ये पेमेंट जमा करने के बाद अब ऐसा आपने क्या हुआ टैक्स का पेमेंट तो जमा कर दिया, तो हमारा जमा आता है कि MS एक्सेल पर फाइल को जनरेट करें। MS एक्सेल पर फाइल को जनरेट करें, फाइल को जनरेट करें या फाइल को सृजित करें, उसको सेव कर लें। ओके, उसके आगे और उसके बाद आता है मित्रों आपका स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर जो 9 रहती है वो कहती है मित्रों आप लोग आयकर जो है आपका आयकर यानी आयकर प्रतिवेदन, इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है ITR जिसको अपन कहते हैं, ITR जो होता है उसको क्या करें, सबमिट करें, सबमिट कर दें, उसको क्या कर दें, सबमिट वहाँ पर कर दे। और उसके बाद स्टेप नंबर जो 10 होती है, स्टेप नंबर 10 आप जानते हो तो सबमिट करने के बाद कहते हैं डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। अगर आपके पास डिजिटल हस्ताक्षर है तो डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। डिजिटल हस्ताक्षर का क्या करें आप लोग प्रयोग करें, अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करें मित्रों। ओके आगे ओके बताओ आगे डिजिटल हस्ताक्षर। लेकिन अगर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है तो मैंने बताया था ना ITR 5 को प्रिंट आउट निकाले, उस पर सिग्नेचर करें, ब्लू पेन से सिग्नेचर करके उसको वहाँ पर भेज दे। ओके मित्रों, तो इसका कहता है फिर अपने ईमेल की जांच कर ले, ईमेल की क्या कर ले, जांच कर ले, अपनी ईमेल की जांच करें। लास्ट में आता है दोस्तों आपका पॉइंट आता है। अच्छा दोस्तों इसका पॉइंट आएगा ना, अगर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है तो यहाँ तक तो काम हो जाएगा, फिर उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर ITR 5 प्रिंट आउट निकाल कर उसके ऊपर सिग्नेचर करके 120 दिन में बैंगलोर ऑफिस वहाँ पर भेज दे। ओके, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। और लास्ट स्टेप होती है अपने यानी जो करदाता है अपने ईमेल पर स्थिति की जांच करें, चेक करें कि जमा हुई या नहीं हुई, सबमिट हुई नहीं, क्योंकि आपके पास एक वेरिफिकेशन मेल आता है कि आपकी रिटर्न जमा हो चुकी है, ऐसा वेरिफिकेशन मेल आपके सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्न फिल की जाती है। बताइए मैं तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, तो यस या नो। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो में तो बताइए। ओके, यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ गई है, यस या नो। ओके, देखो तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया आप लोगों को एक तो ई फाइलिंग क्या होती है, ई पेमेंट्स क्या होता है,
ई फाइलिंग की कौन कौन सी परिस्थितियां होती है दोस्तों, जिसके तहत प्रत्येक करदाता को ई फाइलिंग भरना कंपल्सरी होती है। ई फाइलिंग के लिए कौन कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग क्या होती है, डिजिटल हस्ताक्षर से ई फाइलिंग क्या होती है, बिना डिजिटल हस्ताक्षर के क्या होती है, इसकी दोस्तों 11 स्टेप मैंने आपको बहुत ही गजब तरीके से 11 स्टेप आपको बता दी। अब आता है दोस्तों आगे, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों कि विवरण दाखिल करने की एक तिथि भी होती है दोस्तों, एक डेट। सर इनका सीक्वेंस याद रखना है, हाँ बिल्कुल सीक्वेंस याद रखना है आगे। अब आता है मित्रों आपको कि आईटीआर प्रस्तुत करने की तिथि। अब आगे हेडिंग बना लो मित्रों, आईटीआर प्रस्तुत करने की तिथि कि भाई साहब रिटर्न जमा कराने की एक डेट भी होती है, कि आईटीआर प्रस्तुत करने की एक तिथि होती है अंडर सेक्शन, अगर मतलब आगे ओके मतलब आगे धारा नंबर 139(1) में ही इस बात का उल्लेख किया गया कि आईटीआर प्रस्तुत करने की एक डेट होती है। अब वो डेट क्या होती है दोस्तों, अगर बात करूं तो बहुत ही गजब तरीके से सुनना, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखो यहां पर पहला पॉइंट हो गया मित्रों, कंपनी करदाता की दशा में। मैंने कहा कि कंपनी करदाता की दशा में, कि अगर कंपनी करदाता की दशा है तो कंपनी करदाता की दशा में चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो आयात निर्यात करती है या नहीं करती है, चाहे उसका किस में काम है, अगर कंपनी करदाता की दशा में तो कंपनी करदाता को अपनी जो रिटर्न तो आगे यहाँ पर अच्छा कंपनी करदाता की दशा में भी दो बातें आपके सामने ध्यान, हाँ बिल्कुल महिमा 26(a) में एडवांस टैक्स टीडीएस वगैरह इनका विवरण होता है। अब देखो कंपनी करदाता की दशा में एक तो पॉइंट आता है मित्रों, ऐसी कंपनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों ओब्लिक लेनदेनों के संबंध में धारा 92E धारा 92E के तहत फॉर्म संख्या, कौन संख्या में तो फॉर्म संख्या 3CEB में रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक हो। तो देखो मैं तो मैंने क्या कहा कि रिटर्न जमा कराने की तिथि, कि एक्चुअल में रिटर्न जमा कराने की क्या डेट होती है। तो कंपनी करदाता के केस में कहा गया, तो कंपनी करदाता के कि कोई भी ऐसी कंपनी जो क्या करती है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेनदेनों के संबंध में, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों और लेनदेनों के संबंध में धारा 92E के तहत फॉर्म संख्या 3CEB के रिटर्न प्रस्तुत करती है। तो ऐसी कंपनी की रिटर्न जमा कराने की डेट होती है मित्रों कर निर्धारण वर्ष के, यानी अगर मतलब कर निर्धारण वर्ष का अगर 30 नवंबर तक उसको रिटर्न जमा करानी होती है, 30 नवंबर तक उसको रिटर्न जमा करानी अनिवार्य होती है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में डील करती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील करती है कोई भी कंपनी, जिसको 92 के तहत फॉर्म संख्या 3CEB के तहत रिटर्न जमा कराना होता है। और अन्य कंपनी करदाता के लिए अन्य किसी कंपनी की दशा में अगर अन्य कोई कंपनी है इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय डील नहीं करती, भारत का मामला देखती है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है, उस कंपनी को 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फिल करना अनिवार्य होती है, नहीं तो उसके बाद सजा लगती है, बताऊंगा आपको। तो अन्य किसी कंपनी की दशा में उसको 30 दिन तक का समय दिया, 30 सितंबर तक का टाइम उसको दिया जाता है। ओके, समझ आ रहा है तो आप लोगों को। देखो मैं आपको बता रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने की डेट, कि इनकम टैक्स की रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख क्या है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख जो है वो धारा 139(1) में बताई गई है। अगर किसी कंपनी करदाता की बात आती है, कंपनी करदाता की, तो ऐसी कंपनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों लेनदेनों के संबंध में धारा 92E के तहत फॉर्म संख्या 3CEB में रिटर्न प्रस्तुत करना जरूरी है, तब तो दोस्तों उसके लिए 30 नवंबर तक रिटर्न जमा करानी होती है। अगर किसी अन्य कंपनी की बात आती है तो उसके लिए 30 सितंबर तक रिटर्न जमा करवानी होती है दोस्तों, ठीक है। 92E एक सेक्शन है जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात आती है, कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होता है जिनको अपन फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करते हैं, उनकी बात यहाँ पर आ रही है। ओके, अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट,
दोस्तों आज अब ये जो 4-5 दिन की कक्षा होगी ये इनकम टैक्स की पोस्टमार्टम कक्षा होगी। जैसे मैंने आपको ना 25 क्लासें बताया था, आज तो 10वीं क्लास है, अभी तो 15 क्लासें ओल्ड होगा आपकी। हालांकि 15 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है मेरे प्यारे साथियों। हर एक पॉइंट लिखाऊंगा, आज का पॉइंट जो लिखाऊंगा उसकी पीडीएफ मेरे को बना के जरूर देना दोस्तों। तुम में से किसी की भी राइटिंग अच्छी शानदार, सब लोग बना के देगा, मैं देख लूंगा राइटिंग। फिर आता मैं तो आगे, कंपनी करदाता, कंपनी करदाता के अतिरिक्त, कंपनी करदाता के अतिरिक्त, कंपनी करदाता के अतिरिक्त, कंपनी करदाता के अतिरिक्त अन्य करदाता की दशा में, अन्य करदाता की दशा में। अब देखो कंपनी करदाता के अलावा, अब भाई साहब कंपनी करदाता के अलावा अगर अन्य कोई करदाता है उसके लिए रिटर्न भरने की क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1, अगर पॉइंट नंबर 1 है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी जहां पहला ऐसा करदाता जिसकी, ऐसा करदाता दोस्तों जिसकी, ऐसा करदाता जिसकी लेखा पुस्तकों की ऑडिटिंग अनिवार्य है, ऑडिटिंग अनिवार्य है, मतलब ऑडिटिंग कराना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ओके, कोई भी ऐसा करदाता जिसकी लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल ऑडिटिंग होनी, तो जिनकी ऑडिटिंग होना कंपलसरी है उनको 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न जमा करानी होती है। असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक उसको रिटर्न जमा करानी होती है। ओके, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा करदाता जैसे कोई इंडिविजुअल वगैरह है, कोई भी है, अगर अदर कोई करदाता है, ओके आगे अदर कोई करदाता है अन्य करदाता की दशा में, इसके अलावा अन्य करदाता मतलब जिनकी अन्य करदाता की दशा में, जिनकी कोई भी ऑडिटिंग अन्य करदाता की दशा में, तो अदर कोई करदाता अगर है तो उसको दोस्तों क्या होता है 31 जुलाई तक, उसको 31 जुलाई तक किसको ना, उसको 31 जुलाई तक रिटर्न भरना कंपलसरी होती है। 31 जुलाई तक उसको रिटर्न भरना क्या होती है, कंपलसरी होती है। तो ये हो गया दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि। बताओ मैं तो सबको याद हुई हो तो कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेट क्या होती है, इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराने की एक्चुअल में डेट क्या होती है, समझ आएगा आप लोगों को। आईटीआर प्रस्तुत करने की तिथि धारा 139A, कंपनी करदाता की दशा में अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों और लेन देनों के संबंध में धारा 92E के तहत अगर फॉर्म संख्या 3CEB में रिटर्न प्रस्तुत करती है तो 30 नवंबर तक उसको रिटर्न जमा करानी होती है। अदर कंपनी की दशा में 30 सितंबर होती है। अगर कंपनी का इधर कुछ नहीं बोले तो 30 सितंबर आप लोग एग्जाम में करके आना। अगर कंपनी करदाता के अलावा अन्य कोई करदाता है तो उसको दोस्तों टैक्स जमा, उनकी अगर कोई ऐसा करदाता जिसकी लेखा पुस्तकों की ऑडिटिंग जरूरी है तब तो 30 सितंबर है। अगर ऑडिटिंग जरूरी नहीं है, अन्य करदाता की बात करें तो वहां पर दोस्तों, वहां पर क्या होता है 31 जुलाई तक रिटर्न भरना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। अतः उसको 31 जुलाई तक दोस्तों रिटर्न भरना क्या होता है, कंपल्सरी माना जाता है। ओके, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, तो आगे अब देखो, अब सुनिए, यहां तक की बात आपको समझेंगे, लेकिन दोस्तों अब थोड़ा बहुत आगे चलते कि पेनल्टी का भी कि भाई साहब समय सीमा समाप्त होने के पहले रिटर्न प्रस्तुत, समय पर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने पर सजा। देखो अगली हेड हो जाएगी तो समय पर आईटीआर समय पर आईटीआर प्रस्तुत नहीं करने पर सजा। ओके, समय पर आईटीआर प्रस्तुत नहीं करने, तो समय पर आईटीआर प्रस्तुत नहीं करने पर सजा, कि अगर समय पर आईटीआर अगर अपन प्रस्तुत नहीं करते तो उसके केस में क्या सजा मिलती है। समय पर आईटीआर प्रस्तुत नहीं करने पर क्या सजा मिलती है, बहुत प्यारा। अब इसको मैं और गलत आपको बताऊं कि समय पर आईटीआर अगर प्रस्तुत नहीं करते तो उस केस में दोस्तों क्या होती है, 2 प्रकार से सजा आपको समझ सकते हो। ओके, नोट्स बहुत अच्छे बनाना दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपको किताबों में ढंग से, एक तो होती है मित्रों आपकी धारा 271, धारा 271F, धारा 271F के अंतर्गत सजा होती है मित्रों, एक तो ओके, और एक होती है धारा 276, धारा 276 CC होती है।
तो समय पर रिटर्न जमा नहीं कराने पर अगर कोई भी करदाता, जो मैंने आपको एक निर्धारित समय बताया था, उस निर्धारित समय सीमा में अगर रिटर्न जमा नहीं कराता है या रिटर्न जमा कराने में कोई देरी कर देता है, तो उस केस में दोस्तों वहां पर उसके लिए सजा का एक विशेष प्रावधान वहां पर रखा गया है मित्रों। अब सजा का प्रावधान तो एक पता धारा अगर बात करें तो यहाँ पर बात आ जाती है, धारा अगर बात करें मित्रों, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ एक और धारा वहां पर रहती है मित्रों, धारा एक और भी रहती है, वो रहती है धारा 234A। धारा 234A रहती है। पहले धारा 234A को समझ लेते हैं। धारा 200 कि कोई भी अगर मान लो ड्यू डेट से पहले अगर जमा नहीं कराता और ड्यू डेट के बाद अगर जमा कराता है तो उसको 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना पड़ेगा, ओके। वहां पर 1% पर मंथ ब्याज देना होगा। अगर वो ड्यू डेट पर जमा नहीं कराता और ड्यू डेट के बाद जमा कराता है, अगर ड्यू डेट को जमा नहीं कराता और ड्यू डेट के बाद अगर वो अपनी रिटर्न जमा कराता है तो उसको, यानी अगर पता, ओके, तो जितने समय वो लेट होता है उतने समय के लिए उसको 1% पर मंथ, यानी जो टैक्स उसका लगता है मित्रों के, यानी जो टैक्स उसका बनता है उस टैक्स के ऊपर दोस्तों उसे 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है धारा 234A के आधार पर, ओके। समय सीमा हम समाप्त होने के पूर्व विवरण प्रस्तुत नहीं करता यदि कोई भी करदाता आयकर कर सीमा से अधिक है और निर्धारित समय सीमा में अगर वो प्रस्तुत नहीं करता तो धारा 200, अगर मान लो धारा 200 5,000 रुपये तक की पेनल्टी, 5,000 की सजा का प्रावधान है धारा 271F के अनुसार मित्रों, ओके मित्रों। और एक और सुना, तो ये तो है ही है, ये तो है ही है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो कि समय पर रिटर्न जमा नहीं कराने पर कुछ बातें और होती है, जैसे वो अपने लॉस को आगे कैरी, लॉस जो भी उसके लॉसेज है, जो भी उसके लॉसेज है, लॉसेज को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता और उस पर 5,000 तक की सजा का भी प्रावधान है धारा 271F के अनुसार। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अगर कोई करदाता जानबूझकर समय पर विवरण प्रस्तुत नहीं करता, भाई साहब जानबूझकर, अगर लग जाए कि भाई साहब वो जानबूझकर गलती करता है, जानबूझकर रिटर्न जमा नहीं कराता, रिटर्न जमा नहीं कराता, अगर जानबूझकर रिटर्न जमा नहीं करवाता, अगर जानबूझकर रिटर्न नहीं करवाता है, अगर वो जानबूझकर रिटर्न जमा नहीं कराता है मित्रों, तो उसके लिए दोस्तों अगर मानो, ओके, अच्छा, जानबूझकर रिटर्न जमा नहीं कराता और ऐसे निर्धारण पर बकाया कर की राशि 25 लाख से अधिक है और जमा नहीं कराता तथा बकाया कर की राशि 25 लाख से अधिक है, 25 लाख से अधिक है, जानबूझकर जमा नहीं कराता और 25 लाख से अधिक है तो उसे 6 से लेकर, मैंने कहा 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की सजा, 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है धारा 276C के अनुसार। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि कोई भी करदाता अगर जानबूझकर रिटर्न जमा नहीं कराता है और उस करदाता की बकाया कर की राशि 25 लाख रुपए से अधिक है तो उसे 6 माह से लेकर 7 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान दिया गया है। तो बताइए यहां तक समझेगा। देखो तो मैंने क्या कहा, अगर ड्यू डेट को, अच्छा बताओ, तो अगर ड्यू डेट को अवकाश अगर होता है तो अगले दिन रिटर्न जमा होती है। अब जानते हो धारा 271 में तो कहा कि कोई भी अगर करदाता रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता समय सीमा पर तो उसको 1% पर मंथ के हिसाब से 234A के तहत ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है। अगर वो रिटर्न जमा कराने में गलती कर देता है, भूल जाता है, जमा नहीं करा पाता, कुछ भी हो जाए तो 5 साल तक की सजा, सॉरी 5,000 रुपये की सजा है और उस केस में वो लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, धारा 276C में साफ साफ कहा गया कि कोई भी करदाता अगर बता गया, धारा 276C 276C के तहत अगर कोई करदाता जानबूझकर रिटर्न जमा नहीं कराता या बकाया कर की राशि उसकी 25 लाख तक की ज्यादा है तो 6 साल से लेकर 6 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बताओ समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को? यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई कि अच्छे से, तो यस या नो, ये चीज़ आपको समझ आ गई आप लोगों को अच्छे से?
बताओ यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ओके, अब चलते इसी प्रकार आगे चले। आज अपन रिटर्न की बात करें। रिटर्न्स के लिए दोस्तों आपको ये पता है दोस्तों कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ज़रूरत होती है किसकी? पैन नंबर की, परमानेंट अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बारे में भी 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है जो बता दो। देखो यहाँ पर मैं परमानेंट अकाउंट नंबर की बात करूँ, परमानेंट अकाउंट नंबर ये भी धारा, तो परमानेंट अकाउंट नंबर का उल्लेख तो दोस्तों एक तो कौन सी धारा में किया गया? धारा 139A में किया गया। ये कितने डिजिट का होता है? तो 10 डिजिट्स का होता है, ये 10 डिजिट्स का होता है। ये कितने? 10 डिजिट्स का ये होता है। ओके मित्रों आगे, और ये 3 ओके, इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। इसका फॉर्म नंबर है 49A फॉर्म। ओके, ये कितने दिन में आ जाता है? विथिन 3 मंथ्स के अंदर, 3 माह के अंतर्गत लेना अनिवार्य है। 3 माह के अंदर लेना अनिवार्य है। जब भी आप दायरे में आ जाते हो, इनकम टैक्स के दायरे में अगर आ जाते हो और आपके लिए लाइबल होता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? इसका दोस्तों क्या करना पड़ता है? आपको पैन नंबर लेना होता है। ओके, मतलब पैन नंबर लेना होता है। मतलब अब पैन आवंटन नहीं करने पर, अगर आपने पैन आवंटन नहीं किया, तो पैन कार्ड के संबंध में कुछ पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो पैन कार्ड के संबंध में कुछ पेनल्टी का भी प्रावधान है कि मान लो आप पैन कार्ड आपने आवंटित नहीं किया, यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय सीमा में पैन कार्ड संख्या का आवेदन नहीं करता है या विवरण पढ़ने को इस तरह नहीं लिखता है, तो दोस्तों पेनल्टी कितनी होगी? 10,000 तक की पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी। 10,000 तक की सज़ा। ओके, 10,000 तक की सज़ा, 10,000 तक की सज़ा उस पर लगाई जाएगी कि अगर आप पैन कार्ड के दायरे में आ जाते हो और पैन कार्ड जमा कराते नहीं हो तो 10,000 की सज़ा होगी। ये सज़ा कौन सी धारा के तहत है? ये है, मैं तो धारा याद रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 272B1, धारा 272B1 में 10,000 तक की सज़ा बताई गई। लेकिन यहीं पर जो अगर कोई करता जानबूझकर गलत पैन कार्ड का प्रयोग करता है, गलत पैन नंबर अगर प्रस्तुत कर देता है, तो उस केस में दोस्तों 10,000 तक की, वहाँ पर भी सज़ा कितनी? 10,000 तक की सज़ा है। लेकिन उसके लिए धारा कुछ अलग है। धारा 272B2 के अंतर्गत धारा है। B2 के अंतर्गत धारा की बात आ जाएगी। तो धारा 272B1 में तो दोस्तों यह है कि आपने पैन कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया। मान लो आप पैन कार्ड के दायरे में आ जाते हो और पैन कार्ड के दायरे में आने के बाद अगर आप आवेदन नहीं करते हो, तो धारा 272B1 के तहत आपको 10,000 तक की सज़ा आपको दी जाएगी। ओके, और अगर मान लो आपने गलत पैन कार्ड नंबर का यूज कर लिया, तो धारा 272B12 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर भी आपको 10,000 तक की सज़ा का प्रावधान वहां पर दिया जाएगा। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या मित्रों? के आगे क्लियर? फिर मैं आपको यहीं पर आगे, अपनी रामायण खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अभी तो अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिर आता दोस्तों आपके सामने एक आता धारा 140। ये भी ध्यान कि धारा 140 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 140 में बताओ किसका उल्लेख है? बताओ, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ रिटर्न की बात की गई है। यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर, ओके, यहाँ पर सिग्नेचर ऑन रिटर्न की बात की गई है। सिग्नेचर ऑन रिटर्न का उल्लेख यहाँ पर किया गया। ओके, धारा 140 में सिग्नेचर ऑन रिटर्न की बात यहाँ पर की गई है कि सिग्नेचर ऑन रिटर्न्स की बात यहाँ पर करेंगे। ओके, तो ये चीज़ भी आप लोगों के माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ओके मित्रों, यहाँ तक क्लियर सभी को? अब देखो पैन कार्ड के लिए धारा कौन सी है? धारा 139A। ओके, और पैन कार्ड की पेनल्टी की बात करें, 2 पेनल्टी है। धारा 272B1, ओके, धारा 272B2। ओके, और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का उल्लेख धारा 140 के अंतर्गत दिया गया। आ रहा है तो मजा आप लोगों को? अब चलते में तो आगे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट जो आपने आज अपन ने जो बेड़ा उठाया है तो आगे बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ ITR। ये तो मैं आपको पहले बता चुका था कि ITR के टाइप्स की बात करें, कितने प्रकार की ITRs होती है। ओके, देखो अब यहां पर बात करेंगे, कुछ बातें लिखते जाते हैं। सबसे पहले होती है तो ITR 139(1), धारा 139(1), सबसे पहले धारा 139(1) होती है। मैं पहले नाम लिखता हूँ। फिर धारा 139(3) होती है मेरे प्यारे साथियों, धारा 139(3) होती है मेरे प्यारे साथियों। फिर धारा 139 आपकी 4 होती है, धारा 139 आपकी 4 होती है, धारा 139 आपकी 4 होती है। फिर आपके सामने धारा 139 4A होती हैं। फिर आपके सामने धारा 139 4B होती हैं।
धारा 139 4B होती है। फिर आपके सामने धारा 139 4C होती है। ओके, धारा 139 4C होती है। अभी पहले इनको देखो। अब सुनिए मित्रों, टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि अब इनका धारणा कि धारा 139 यहाँ पर आता है नॉर्मल ITR, जो अपनी नॉर्मल ITR होती है जो अपन भरते हैं वो धारा 139 के तहत आती है। धारा 139 में किसका उल्लेख किया गया? रिटर्न ऑफ लॉसेस के बारे में, कि लॉस की रिटर्न भरना अनिवार्य होती है। बिना लॉस की रिटर्न के आप लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आती है दोस्तों धारा 139 में कौन से रिटर्न की बात की गई? बिलेटेड रिटर्न के बारे में। बिलेटेड रिटर्न के बारे में, अगर देरी से कोई रिटर्न भरते हो, निर्धारित समय सीमा में रिटर्न नहीं भरते हो, उसका उल्लेख धारा 139 में किया गया। ओके, धारा 139 की बात करें तो ये कहती है, मतलब आपकी मित्रों ये कहती है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम, मैंने कहा रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ओके, और चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की बात की, रिलीजियस ट्रस्ट की बात यहाँ पर की गई है। ओके, धार्मिक और पुण्य संस्थानों के संबंध में ये बात कही गई है। धारा 104B के अंतर्गत दोस्तों रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई। रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई। रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई है। पॉलिटिकल पार्टीज की रिटर्न्स का उल्लेख धारा 100। फिर एक हम बात करें तो रिटर्न ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है। रिटर्न ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है 139 4C में एसोसिएशन की बात की गई। रिटर्न ऑफ एसोसिएशन का उल्लेख किया गया। अब मेरी बात को देखो, धारा 139 में जो जनरल अपनी नॉर्मल ITR होती है, नॉर्मल ITR का उल्लेख है। धारा 139 में रिटर्न ऑफ लॉसेज का उल्लेख है। धारा 139 में बिलेटेड रिटर्न्स का उल्लेख है। धारा 139 में रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का उल्लेख किया गया। B के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज की रिटर्न की बात की गई और C के अंतर्गत एसोसिएशन की रिटर्न्स की बात की गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को दोस्तों अच्छे से? देखो, धारा 139 एक नॉर्मल ITR की बात की गई है। धारा 139 में रिटर्न ऑफ लॉसेज की बात की गई है। धारा 139 में बिलेटेड रिटर्न्स की बात की गई। धारा 104A में रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की बात की गई। धारा 104B में रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई है। धारा 139 में रिटर्न ऑफ एसोसिएशन की बात की गई। दोस्तों मजा आ रहा है दोस्तों आज आपको? इस इनकम टैक्स को दोस्तों इस सप्ताह पर मैं खत्म कर देता हूँ। पूरी बातें बता दूंगा, पूरी बातें, कभी आपका इनकम गलत होगा नहीं। तो आगे तुमको इस बार JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है। धारा 139 की बात करें, धारा 139 की बात करें। अब धारा 139 में अपन बात करें रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम की बात की गई। रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम का उल्लेख किया गया। रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम का उल्लेख ऐसा। फिर बात करें तो रिवाइज मतलब अगर कोई गलती हो जाती है। फिर आता है दोस्तों आपकी 9, धारा 139 में दोस्तों आप लोगों की डिफेक्टिव रिटर्न्स की बात की गई। डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम की बात की गई। डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम का उल्लेख किया। डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम का उल्लेख किया गया है। तो धारा 139 के अंतर्गत आपके सामने ये बात आ जाती है। ओके, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो यस या नो, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? ओके, और एक पॉइंट और ध्यान रखना मित्रों, एक लास्ट नोट लिख दो सर। बुक के भी क्वेश्चन की, बुक के क्वेश्चन की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चनों की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। जरूरत इनकम टैक्स के तो प्रोविजन याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर दोगे। अच्छा दोस्तों एक नोट, 1 जुलाई 2017 से पैन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ओके, आधार कार्ड देना अनिवार्य। ओके, तो 1 जुलाई 2017 पैन कार्ड और आधार कार्ड देना क्या है? अनिवार्य। ओके, तो ये था दोस्तों आपका इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सारी बातें दोस्तों। अब अगली कक्षा में दोस्तों मैं आपको असेसमेंट प्रोसेसर की बात करूंगा। वो भी आज ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को सारा, आज ही कम कोशिश करूंगा कि लगभग अभी 2-3 घंटे बाद आपको वो भी हो। तो बताइए मैं तो यहाँ तक की कक्षा जो आप लोगों की मैंने ली है, तो ये समझ में आ गया कि दोस्तों आज की कक्षा का सारा कंक्लूजन समझ में आ गया क्या कि ई रिटर्न्स क्या होती है, ई पेमेंट्स क्या होता है।
ई रिटर्न्स के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है, ई रिटर्न्स के लिए कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं मित्रों, ई रिटर्न्स कितने प्रकार का होता है, ई रिटर्न्स की स्टेप क्या होती है, आईटीआर प्रस्तुत करने की डेट क्या होती है, आईटीआर प्रस्तुत नहीं करने पर सजा का क्या क्या प्रावधान होता है, पैन कार्ड्स की क्या व्यवस्था है। ओके मित्रों, आगे उसके बाद आईटीआर के कितने प्रकार की आईटीआर होती है, कौन सी धारा में कौन सी आईटीआर का प्रयोग किया गया, वो सारी बातें मैं बता दिया। यानी आईटीआर को लेकर, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सारे महत्वपूर्ण प्रोविजन जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है मित्रों। मैंने पूरी व्यवस्था के साथ आगे अगली कक्षा में दोस्तों आप लोगों को मैं असेसमेंट प्रोसेसर की बात करूंगा कि इनकम टैक्स में असेसमेंट प्रोसेसर क्या होता है और किसके द्वारा असेसमेंट प्रोसेसर क्या होता है, उनके बारे में बात करने वाला हूं। ओके, तो अभी के लिए विदा लेता हूं दोस्तों। अगली कक्षा कब होगी दोस्तों बताऊंगा। अगली कक्षा दोस्तों अपन 12:30 बजे रखेंगे। किसके बारे, 12:30 बजे अगली कक्षा होगी, स्टैटिक्स की कक्षा होगी, जहां पर आज अपन रिग्रेशन के टॉपिक्स को खत्म करने वाले हैं। ओके, आ गया मजा। थैंक यू मित्रों, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी सफल होंगे क्योंकि आप सभी का जेआरएफ और कॉलेज लेक्चरर जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी करो वो आपका जरूर निकलेगा, जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे जेवीएफ, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, थैंक यू मित्रों, टेक केयर, बाय बाय। नोट जरूर दे देना मेरे को ना, अच्छी से पीडीएफ बना के।